हो गई बातें? शुरू करें फिर आज की क्लास। ठीक है, गुड मॉर्निंग। और ये बाकी जो हैं गए तो जल्दी आ जाए। कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। क्या था? भारत का या भारत के वंश, भारत के वंश, राजवंश हमने देखे थे। हमने ये बताया था कि भारत में सबसे पहले राजवंश का जो हमको प्रमाण है वो कौन से वंश के लिए मिलता है? हर्यक वंश के लिए। और हर्यक वंश कौन सी जगह पे राज करता था? मगध पे राज करता था। मगध को आज हम किसके नाम से जानते हैं? बिहार के नाम से जानते हैं। यही है ना भाई? वही तो है, बिहार उत्तर प्रदेश वाला पूरा एरिया को हम मगध बोलते थे। मगध का जो पहला राजवंश है हर्यक वंश, उसका संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। उसका अंतिम शासक नाग दशक को माना जाता है। नाग दशक की हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ था नंदीवर्धन। बहुत बढ़िया। और नंदीवर्धन की हत्या उसके सेनापति महापद्म नंद ने कर दिया। महापद्म नंद ने एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम है नंद वंश। और नंद वंश भारत पर राज करने वाला पहला शूद्र वंश था। यही था का? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद के टाइम पर ही भारत में सिकंदर, अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया के शासक, बुरकाफिला घोड़े के मालिक, ठीक है, नियाकस और सेलुकस निकेटर सेनापति का राजा और फिलिप्स का बेटा, उन्होंने 326 बीसी में भारत पर अटैक किया था। और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर के आक्रमण को असफल बनाया चाणक्य ने, जो कि तक्षशिला के प्रोफेसर थे, और उसमें उसकी मदद करी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही घनानंद का समूल नाश कर दिया और सेलुकस की निकटर की सेना को हराया और उसकी लड़की कॉर्नेलिया या हेलेना से इंटरनेशनल मैरिज करी और मगध का अगला राजा बना। तो इसके बाद हमारे पास मगध का शासनकाल किसके साथ स्टार्ट हो जाता है? मौर्यास। मौर्यास का फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य में बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए हैं जिसमें एक है बिंबिसार, है ना, बिंदुसार। बिंदुसार। और उसके टाइम पे तक्षशिला और कश्मीर के अंदर विद्रोह हुआ था, जिस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुशीम को भेजा गया था और फिर बाद में अशोक को भेजा गया था। अशोक के बाद अशोक ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए हम अशोक महान उसे बोलते हैं। और मौर्यों का अंतिम शासक क्या था? बृहदत्त। मौर्यों के बाद मगध पे अगला शासन किसका आता है? शुंग वंश। और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। और शुंग वंश भारत पर राज करने वाला एकमात्र ब्राह्मण वंश था। ठीक है, इन्होंने भूमियों को जमीन दान करना शुरू किया था। पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? देवभूति को। और देवभूति के बाद अंतिम शासक आ जाता है हमारे सामने, देवभूति की हत्या करके कौन सा राजवंश आ जाता है? कण्वंश। कण्वंश ही तो आता है। कण्वंश का संस्थापक वासुदेव। अंतिम शासक सुषमा। अंतिम शासक सुषमा। और उसके बाद शासक आ जाते हैं सातवाहन। ठीक है, और सातवाहन शासकों में को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ के स्वामी बोलते हैं, जिन्होंने उत्तर पथ और दक्षिणी पथ के अंदर क्या किया था? एक सेतु का काम किया था, एक पुल का काम किया था। इसके बाद पढ़ी थी हमने गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 325 एडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास चंद्रगुप्त सेकंड आ जाता है जिसके टाइम पर, और चंद्रगुप्त फर्स्ट आ जाता है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद फिर और कोई आता है, बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें अभिलेख इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं। समुद्रगुप्त आता है जिसने संगीत को बजाते हुए वीणाएं जो है उसकी सिक्के चलाए थे, इस बात करी थी हमने। स्कंदगुप्त के बारे में बात करी थी, कुमारगुप्त के बारे में बात करी। स्कंदगुप्त ने तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, शायद वो आपको क्या रह गया होगा, जूनागढ़ में। ठीक है ना, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का। गिरनार पर्वत गुजरात में आता है, ठीक है, वहां पे। और अभिलेखों की बात करी थी, ये सारी इनके सब के बारे में आपको बता दिया। बिलसेड अभिलेख, गुप्त वंश की वंशावली। और इसमें किसका नाम नहीं देखने को मिलता हमको? रामगुप्त का, बस ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं हम आज के लिए। मगध पे ही उत्तर भारत का ही एक अंतिम राजवंश है जो सबसे बड़ा है। इस पे मुझे बहुत चीज बतानी पड़ेगी क्योंकि ये उत्तर भारत में राज करने वाला, मतलब ऑल ओवर बहुत बड़े लेवल पर राज करने वाला राजवंश है जिसका नाम है वर्धन वंश। वर्धन डायनेस्टी, वर्धन पुष्यभूति वंश।
इसका संस्थापक ही कौन है? पुष्यभूति। उधर पुष्यमित्र शुंग है, इधर पुष्यभूति है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और यहाँ पर है पुष्यभूति शुंग। ये जो आपके सामने देख रहे हो, ये है हर्षवर्धन। ठीक है, ये हर्षवर्धन की डायनेस्टी है, यानी वर्धन डायनेस्टी। ये राजपूताना है, और बाकी इस पूरे एरिया पे वर्धन डायनेस्टी रूल करते था, इतने बड़े एरिया पे। और ये जो पर्सन है ये कौन है, इसके बारे में बताने से पहले इस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। हर्षवर्धन, आप तो ये तो लिख दीजिएगा, वर्धन वंश या ऑब्लिक वर्धन वंश ऑब्लिक पुष्यभूति वंश, संस्थापक फाउंडर पुष्यभूति, और अंतिम शासक हर्षवर्धन, अंतिम शासक हर्षवर्धन। ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको अपने हिसाब से नोट करनी है। देखो, आप जो भी कुछ लिख रहे हो ना, उसमें इस तरह से लिखो कि वंशों को सब कुछ अलग रखा, एक ही पेपर में रखा करो स्टैटिक, और जो अदर इन्फॉर्मेशन आती है ना उसको आप दूसरे पेज पे लिख लिया करो, ताकि आपका एक टेबल फॉर्म बनी हुई रहे। आप सब लोग क्या करो कि बीच बीच में ऐड करते चलो, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप ही की कॉपी, आपके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। बताऊं भाई वर्धन डायनेस्टी के बारे में? तो दिल थाम के बैठिए आप लोग, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं वर्धन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है वर्धन वंश। ठीक है, इसका फाउंडर है, संस्थापक का नाम बताया था मैंने आपको, क्या नाम है इसका? हाँ, पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, ये इनके फाउंडर है। ठीक है, इनके 2 लड़के और 1 लड़कियां हैं, 1 लड़की है। एक बड़ा लड़का जिसका नाम है राज्यवर्धन, ठीक है, दूसरा लड़का है और दूसरी लड़की है जिसका नाम है राजश्री, और सबसे छोटा लड़का है उसका नाम है हर्ष। ठीक है, एक लड़का है राजवर्धन, एक लड़की है जिसका नाम क्या है? राजश्री, और एक लड़का है जिसका नाम है हर्ष। ठीक है, नॉर्मली सामाजिक हम हिंदू परिवार, क्योंकि ये हिंदू ट्रेडिशंस है, हिंदू फैमिली है, हिंदू परिवारों में सबसे पहले शादी की जल्दी किसको होती है? लड़की की शादी की होती है। जैसे क्योंकि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लड़के मोटे हो जाते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन लड़कियां क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। तो बड़ी लड़कियों की होते ही उन पे माँ बाप को चिंता रहती है कि शादी करनी है इसकी। तो पुष्यभूति को किसकी शादी करवानी थी? राजश्री की शादी करवानी थी। फाइनली पुष्यभूति ने राजश्री की शादी करवा दी ग्रहवर्मन के साथ। किसके साथ शादी करा दी? ग्रहवर्मन के साथ। ये बंगाल का शासक है, बंगाल का रूलर है ग्रहवर्मन। ठीक है, राजश्री अब इसकी पत्नी हो गई। इसके समय के बाद हमारे पुष्यभूति जो वर्धन है, इनका क्या हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है, तो पुष्यभूति वर्धन की जगह अब राजा कौन बन जाएगा? जो बड़ा बेटा होगा। पगड़ी किसके सर में बंधेगी? जो बड़ा बेटा होगा। तो बड़ा बेटा कौन आ गया? राजवर्धन, राज्यवर्धन। ठीक है, अब राज्यवर्धन जब यहाँ पे शासक बनता है, तो राज्यवर्धन यानी कि ये पूरी डायनेस्टी रूल कहाँ कर रही है? मगध पर। बताया था नहीं, देखो पूरे मगध पर रूल कर रही है। और मगध पर इससे पहले वंश कौन सा राज कर रहा था? गुप्त वंश। कौन सा कर रहा था? गुप्त वंश। उस गुप्त वंश में से एक था देवी गुप्त, एक व्यक्ति था देवी गुप्त के। तो वो क्या करता है, उसकी और इसकी क्या बीच में चलती है? डिस्प्यूट चलता है, विवाद चलता है। ठीक है, और विवाद चलने की वजह से जैसे ही देवी गुप्त को मौका मिलता है ना, देवी गुप्त को मौका मिलता है, तो देवी गुप्त क्या कर देता है? ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। पावने की हत्या किसने कर दी? देवी गुप्त ने। पावने की हत्या किसने कर दी? देवी गुप्त ने कर दी। रोया कौन? रोया कौन? राजश्री रोई। सही है ना? राजश्री ने सूचना किसको दे दी? अपने ब्रदर को, इसको सूचना दे दी। जैसे राजवर्धन को ये चीज पता चली, राजवर्धन ने हत्या कर दी किसकी? अपने पावने की, हत्यारे की।
राजवर्धन ने किसको मारा? देवभूति को। देवभूति की हत्या का समाचार इसके एक दोस्त को पता चला और उस दोस्त का नाम था शशांक। उस दोस्त का नाम क्या था? शशांक। ठीक है। जैसे ये पता चला कि मेरे बहुत ही क्लोज जो मित्र है उसकी हत्या कर दी गई है, तो शशांक बदला लेने पहुंचा और शशांक ने किसकी हत्या कर दी? राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है। अब राजवर्धन की हत्या कर दी, लेकिन ये पूरा मामला देवीगुप्त की हत्या हुई किसकी वजह से थी? राजश्री की वजह से, जिसने ये पकड़ा। भाई इसको किसकी वजह से मारा गया था? इसकी वजह से थोड़ा ना मारा, ग्रहवर्मन की वजह से थोड़ा ना मारा। भाई भाई ने बहन के दुख को देखकर उसको दुखी करने वाले की हत्या करी थी, यही तो हुआ था। पावने की वजह से थोड़ा ना मारा उसको, इसकी वजह से मारा क्योंकि मेरी बहन क्या हो गई थी? विडो हो गई थी। ठीक है। और शशांक ने राजवर्धन को क्यों मार दिया? क्योंकि इसके दोस्त की हत्या हो गई। और इसकी दोस्त की हत्या किसकी वजह से हुई थी? क्योंकि इसके भाई को बताने वाला कौन था? राजश्री थी। शशांक राजवर्धन को मार देता है और उठा के लेके चला जाता है किसको? राजश्री को। किसको उठा के चला गया? राजश्री को। अब ये समाचार किसको पहुंचेगा? हर्षवर्धन को। हर्ष की इस समय उम्र है 16 साल। कितनी उम्र है? 16 साल उम्र है। ठीक है। अब राजा बनता है हर्ष, और हर्ष जब राजा बनता है मगध का, यानी कि इस समय हर्षवर्धन डायनेस्टी का, तो इसका पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपनी बहन को ढूंढना, क्योंकि पता ही नहीं है वो शशांक कहां लेके चला गया। ठीक है। ये शशांक इतना खतरनाक आदमी था। ठीक है। इसने जिस बोध वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने तपस्या करी थी, उस बोध वृक्ष को भी कटवा दिया। बोध वृक्ष का मतलब बोधि, बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष कहां पर है? गया, जहां उन्होंने क्या करी थी? समाधि करी थी बोधि वृक्ष में। ठीक है। इस बोध वृक्ष को इसने क्या कर दिया था? कटवा दिया था। ठीक है। और बौद्ध भिक्षु जो थे इस बात से नाराज हो गए। लेकिन राजश्री कहां पर है ये किसी को नहीं पता है। अब हर्ष इसको भाग रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन कोई पता नहीं पड़ रहा। फाइनली एक बौद्ध भिक्षु इसको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो राजश्री जो है शशांक के पास है, और कहां पर है? बंगाल में कहीं छुपा हुआ है। जैसे ही हर्ष को ये पता चलता है, हर्ष आता है और हर्ष किसकी हत्या कर देगा? शशांक की हत्या कर देगा। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो अगर आपको समझ में आ रहा है। पहली बात तो ये कि वर्धन डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वर्धन। संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धन के कितने लड़के हैं? कौन कौन? बड़ा लड़के का नाम बताओ, छोटे लड़के का नाम बताओ, लड़की का नाम बताओ। ठीक है। राजश्री के हस्बैंड का नाम बताओ। ग्रहवर्मन, है ना। और ग्रहवर्मन की हत्या किसने करी? देवी गुप्त ने। किसने करी थी? देवी गुप्त। देवी गुप्त की हत्या किसने करी? राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन की हत्या किसने करी? शशांक ने। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या क्यों करी? क्योंकि उसके दोस्त को मार दिया था। बहुत बढ़िया, पकड़ के चलो। ठीक है। उसके बाद जो शशांक था वो किसके लिए जाना जाता है? स्पेशली बौद्ध वृक्ष को काटने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो हिंदू है, सनातन धर्मी है। ठीक है। इसके बाद किसको उठा के लेके चला गया? राजश्री को उठा के ले गया। राजश्री को ढूंढने कौन गया? जब राजश्री को ढूंढा जा रहा था, ये हर्ष जब हर्षवर्धन डायनेस्टी का राजा बना तब उसकी उम्र कितनी थी? 16 साल की था। किसकी मदद से उसने राजश्री को ढूंढ लिया था? बौद्ध भिक्षुओं की मदद से ढूंढ लिया था। किसकी मदद से? बौद्ध भिक्षुओं की। और ढूंढने के बाद हर्ष ने किसकी हत्या कर दी? शशांक की हत्या कर दी। और अब राजा कौन बन गया? हर्ष। और इसने एक जो है टाइटल अडॉप्ट किया, यानी उपाधि धारण करी, जिसको बोलते हैं हर्षवर्धन। क्या बोला? हर्षवर्धन। अब ये बहुत अच्छा है, ये खुद हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा फॉलोवर है। याद रखना, ये जो उपासक माने जाते हैं हर्ष या फिर ये वर्धन डायनेस्टी, ये किसके उपासक हैं? शिव के। शिव धर्मी। किसकी पूजा करते हैं ये? लॉर्ड शिवा की। बाहुबली, देखा ना बाहुबली को? शिव जी की पूजा करता है, ये शिव की पूजा करते हैं। लेकिन इसको इसकी बहन किसकी वजह से वापस मिली थी? बौद्ध भिक्षुओं की वजह से। तो इसके बाद ये कौन से धर्म को शरण देने लग गया? बौद्ध धर्म को। ये उसको सपोर्ट करने लग गया, बौद्ध धर्म को। ठीक है। अब इसके बाद इसके दरबार में तो एक कवि है, उस कवि का नाम है हर्ष के दरबारी कवि, कोर्ट स्कॉलर ऑफ द हर्ष। उसका नाम है
बाण भट्ट, नाम सुना होगा आपने, बाण भट्ट। और इसका टेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको भूलना नहीं है, उस टेक्स्ट का नाम क्या है? कादम्बरी। क्या नाम है उसका? कादम्बरी। कादम्बरी जो पुस्तक है वो इसी के टाइम पर लिखी गई थी, ठीक है। इसी के दरबार में, इसी के टाइम के पीरियड में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कल्लण, ठीक है। और कल्लण के द्वारा भी एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था राज तरंगिणी, ठीक है। कालिदास का टाइम पीरियड भी हमको लगभग लगभग यही मिल जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन खुद भी बहुत अच्छा कवि था, हर्ष खुद भी बहुत अच्छा कवि था। इसकी भी 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है रत्नावली, दूसरे के नाम है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। और तीसरी किताब का नाम है नाग नंदन, नाग नंदन। ये 3 किताबें जो हैं हर्ष के द्वारा लिखी गई हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नाग नंदन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया हर्ष, ख्याल रखिएगा। हर्ष जो है पूरे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। कहा जाता है कि वर्धन डायनेस्टी का जो शासन है वो पूरे भारत पर था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। देखो कहाँ है, पूरे भारत पे कहाँ है? ये जहाँ येलो येलो दिख रहा है वहीं तो है। फिर यहाँ कौन रूल कर रहा है इस जगह? तो यहाँ रूल कर रहा है इसके बिल्कुल टक्कर देने वाला व्यक्ति जिसका नाम है पुलकेशिन थर्ड, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है, चालुक्य वंश से, पुलकेशिन थर्ड। और पुलकेशिन थर्ड ने इसको नर्मदा नदी को पार नहीं करने दिया। किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को यहीं पे सीमित कर दिया कि भैया आप नर्मदा को पार नहीं कर सकते हो। हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी, लेकिन पूरी आर्मी को रोक के रखा था चालुक्य डायनेस्टीज के पुलकेशिन थर्ड ने, उसको हराया था। लेकिन ये हिस्ट्री का पॉइंट चले जाता है, जीके का पॉइंट में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये भी आपको, ये है हर्ष। अब इतने सारे इसके दरबारी कवि, और ये खुद दरबारी कवि था, तो इसी के दरबार के अंदर एक और चाइनीज स्कॉलर आता है जिसका नाम है हैन सॉन्ग। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे तो कौन आया था? फाइयान। और हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? हैन सॉन्ग, ठीक है। फाइयान की किताब का नाम फोक्यूकी, ठीक है। लेकिन हैन सॉन्ग की किताब का नाम जो है वो क्या है? सी यू की। हैन सॉन्ग की किताब का नाम है सी यू की, ठीक है। और ये भी बौद्ध धर्म के बारे में बोल रहा है, और इसके अंदर हर्ष के बारे में बहुत तारीफें करी गई हैं। इसमें यह बोला गया है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा रक्षक हर्ष है। आज अगर बौद्ध धर्म भारत में जिंदा है तो उसका कारण हर्ष है। हर्ष की बहुत तारीफ करी है हैन सॉन्ग ने, ठीक है। H फॉर हैन सॉन्ग और H फॉर हर्ष, F फॉर फाइयान और F फॉर फोक्यूकी। कभी भी 2 चाइनीज ट्रेवलर आपके सामने आ रहे हैं, एक फाइयान, फाइयान की किताब का नाम भी फै से है और फाइयान का खुद का नाम भी F से है। हैन सॉन्ग का खुद का नाम भी S से आता है और हर्षवर्धन का नाम भी H से आता है। ये थोड़ा सा, लेकिन किताब अलग है। हैन सॉन्ग की किताब का नाम क्या है? सी यू की, जो देखा, मतलब ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये रहा आपके सामने हमारा हर्षवर्धन और ये रहे हैन सॉन्ग। फाइयान से बिल्कुल अलग है, देख लो, चाइना बदल चुका है। फाइयान जब आ रहा था तो उसके पास ये सब कुछ आकृति नहीं थी, और ये हैन सॉन्ग है, ठीक है। हैन सॉन्ग जर्नी टू इंडिया, भारत की लगभग 12 साल ये यहाँ पे रहा, भारत में 12 साल। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी किया इसने काफी टाइम तक। सर पे ये क्या है? कैप है? हाँ तो क्या हो गया तो? और ये लाइट है, दिया दीपक है ना। अरे चाइनीज लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। चलो अगला देखते हैं। अब आते हैं हमारे पास द डायनेस्टीज ऑफ साउथ, दक्षिण भारत के वंश। इससे पहले जितने भी वंश थे वो सारे के सारे कहाँ के हैं? उत्तर भारत के हैं,
क्योंकि इसके बाद हमारे यहाँ पे जो उत्तर भारत है टुकड़ों में बंटने लग जाएगा, राजपूताना के अंदर, फिर बाद में इसके अंदर विदेशी ताकतें आ जाएंगी, कोई कभी गजनवी आ जाएगा, कभी तुगलक आ जाएंगे, कभी लोधी आ जाएंगे, है ना, फिर उसके बाद मुगल्स आ जाएंगे, अंग्रेज आ जाएंगे। तो दक्षिण में अभी भी जो है हमारा कल्चर चल रहा है। जब हम दक्षिण भारत के इतिहास को उत्तर भारत के इतिहास को मिला देते हैं तब हमारा पूरा भारत का इतिहास बन जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत में सबसे पहले हम राजवंश का नाम सुनते हैं हर्यक, उसी तरह से दक्षिण के अंदर जो सबसे पहला राजवंश सुनते हैं वो क्या नाम है, पल्लव वंश है। ठीक है, पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु, और अंतिम शासक कौन है, नंदीवर्धन सेकंड। नंदीवर्धन तो किसका है, नाग, नंदीवर्धन किसका है, नंदीवर्धन कौन से, शिशुनाग वंश का है ना, जबकि नंदीवर्धन सेकंड किसका है, पल्लव वंश का है। अब यहां से साउथ इंडिया से जो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है, दत्ती दुर्ग, और इसका अंतिम शासक कौन है, प्रश्ना। अब ये राष्ट्रकूट आप समझ नहीं रहे हो, लेकिन इसी राष्ट्रकूट से जो शब्द बना है उसका नाम है राठौड़ वंश, उसका नाम क्या है, राठौड़ वंश। तो राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, यानी राठौड़ वंश का जो आदि पिता है या राठौड़ वंश का जो आदि पुरुष है उसका नाम क्या है, दंती दुर्ग है। क्या नाम है, दंती दुर्ग है, वैसे ये दंती दुर्ग। ठीक है, ये और राष्ट्रकूट से ही जो शब्द बना है, राष्ट्रकूट का जो अपभ्रंश रूप है यानी बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश रूप, अपभ्रंश रूप, वही क्या है, राठौड़ है, वही राठौड़। अपभ्रंश रूप यानी किसी, जैसे अपन कालिया तो बोलते हैं, लेकिन कालिया के साथ क्या बोलते हैं, ढोलिया, कालिया के साथ क्या बोल देते हैं, चाय तो बोलते हैं, चाय के साथ क्या बोल देते हैं, वाय। अब वाय कोई शब्द थोड़ा ना होता है, लेकिन चाय वाय समझ में आता है, अच्छा लगता है, चाय वाय पी लो, तो चाय तो मांग लो, फिर वाय भी मांग लिया करो, वाय क्या, वाय भी दे दो। लक्ष्मी होगा तो लक्ष्मी तो कहते हैं, ओल रहा है आया लाइन यान कीजिए, हो गए वाय, ऐसे नहीं, तो फिर वाय भी क्या चाय की जैसे दोगी, चाय को उल्टा करके दे दो तो वाय। तो ये अपभ्रंश रूप होता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें, नेक्स्ट में चालुक्य डायनेस्टीज। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टीज, चालुक्य जो राजवंश है 3 जगह रूल करते थे। एक को बोला जाता है कल्याणी के चालुक्य, एक बोले जाते हैं वातापी के चालुक्य, एक बोले जाते हैं वेंगी के चालुक्य। देखिए ये दक्षिण भारत है और इस दक्षिण भारत में जो चालुक्य हैं वो अलग अलग है। एक चालुक्य यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, ये 3 चालुक्य हमको देखने को मिलते हैं। कल्याणी के चालुक्य जिनका फाउंडर कौन है, तैलैब सेकंड, वातापी का जय सिंह और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड, वेंगी के चालुक्यों का विष्णुवर्धन। ठीक है, वेंगी आपने नाम सुना होगा इसका, एक सलमान खान की फिल्म आई थी जिसमें उसके 4-5 ब्रदर्स होते हैं और चिरंजीवी भी उसमें साथ होता है। अभी उससे पहले आई थी राधे राधे वाली, पता नहीं कौन सी थी, राधे ही थी शायद वो फिल्म का नाम। सलमान खान की फिल्म आई थी ना, एक तो सिकंदर आई है अभी लेटेस्ट, उससे पहले राधे फिल्म आई थी, उसमें वो धोती वाला जो साउथ इंडियन वाला हीरो होता है उसका नाम क्या होता है, वेंगी तो होता है उसका नाम, अगर नाम सुनोगे तो। अब तो साउथ इंडिया के अंदर चलते हैं ये सारे नाम, है ना, वेंगी। अगले साउथ के राजवंश देखो, ये चोल डायनेस्टी है। ठीक है, और चोल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, विजयवल्ले है और अंतिम शासक कौन है, राजेंद्र थर्ड है। लेकिन इसी चोल डायनेस्टी में एक शासक हुआ है जिसका नाम है राजशेखर, राजेंद्र सॉरी, है ना, राजेंद्र यही है राजेंद्र थर्ड, है ना, यही वाला है राजेंद्र थर्ड। और इन्होंने एक मंदिर बनवाया है और ये मंदिर बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं राजशेखर मंदिर, राजशेखर मंदिर। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है, ये देखने लायक मंदिर है। साउथ में, साउथ के अंदर हैदराबाद वाले एरिया के अंदर, तमिलनाडु वाले से हैदराबाद वाले में। ठीक है, राजशेखर का मंदिर। अगला आप कुछ और छोटे छोटे राजवंश हैं, जैसे यादव वंश। यादव वंश का संस्थापक कौन है,
मिलीव, बिलीव है, बिलीव, मिलीव नहीं है, बिलीव है, बिलीव पंचम। और अंतिम शासक रामचंद्र। होलसर वंश, हाँ, और वीर बल्लाल, ठीक है। काकतीय वंश हैदराबाद का है। और बीटा प्रथम और अंतिम शासक प्रताप रुद्र। ये छोटे छोटे राजवंश हैं आपसे, है ना, इनमें से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते, लेकिन आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वंश, पाल वंश, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है और आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी में एक शासक हुआ है जिसका नाम है धर्मपाल, और धर्मपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक कौन है? धर्मपाल है। जबकि नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त है ना। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करी गई है, ठीक है। गोपाल पाल, धर्मपाल, देवपाल और गोपाल पाल सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे राजवंश आ जाते हैं। ये जो आपके सामने देख रहे हैं बंगाल का पाल वंश, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पाल वंश जो है कहाँ पे रूल करता था? ये रूल करता था आपके बंगाल के अंदर। ये देखो इतनी बड़ी डायनेस्टी है पाल वंश की, हर्षवर्धन डायनेस्टी से भी बड़ी डायनेस्टी है पाल वंश की। ब्लू कलर में देखो आप, दिख रही है आपको? इतनी बड़े एरिया में रूल करता था, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है ना। जीके के अंदर मेन चीजों पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है धर्मपाल जी, हाँ धर्मपाल, ये जो आपके सामने है ये धर्मपाल है, घोड़े पे जो है धर्मपाल, ठीक है। फिर आता है सैन वंश, बंगाल में ही राज करता था, उसका नाम, उसका संस्थापक कौन है? सामंत सेन। और अंतिम शासक कौन है? लक्ष्मण सेन। पाल वंश का संस्थापक याद रखना है कौन सा है? गोपाल पाल प्रथम, गोपाल पाल प्रथम। और अंतिम शासक कौन मिलता है आपको? धर्मपाल मिल जाता है। और धर्मपाल ने कौन किसकी स्थापना करी है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे सामने कश्मीर के राजवंश। देखिए कश्मीर जिसे आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के नाम से, उस कश्मीर के अंदर 3 राजवंश आते हैं, कोकोट वंश, उत्कल वंश और लोहा वंश। ये 3 वंश के अलावा कोई राजवंश उसमें नहीं आता है। लेकिन ये 3 राजवंश छोटे छोटे राजवंश है, ये किसको मानते थे? ये किसकी पूजा करते थे? जम्बा माता की पूजा करते थे ये लोग, जम्बा माता की पूजा करते थे। और इसी को हम किसके नाम से भी जानते हैं? जम्बू राय माता के नाम से। और इस जमराय माता के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ गया? जम्मू कश्मीर नाम पड़ गया, ठीक है। ये सारे राजवंश वहां पे रूल करते थे, ये पता कहां से पड़ता है हमको, ठीक है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी, बुक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। अंतिम शासक थे जय सिंह जी। ये सारी की सारी राज तरंगिणी, और राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कवि कल्याण के द्वारा, और इसको स्टार लगाना है कल्याण के द्वारा, के द्वारा। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कवि कल्याण के द्वारा, कल्याण के द्वारा, कल्याण के द्वारा लिखी, कल्याण आएगा इसमें ना। कवि कल्याण के द्वारा एक किताब लिखी गई है राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी बताती क्या है हमको? तो याद रखना, राज तरंगिणी बताती है हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर का इतिहास। और इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया ना एनटीपीसी एसएससी में कि कश्मीर का इतिहास बताने वाली पुस्तक का नाम क्या है। एक ही किताब है, उत्तर भारत के लिए तो बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, साउथ इंडिया के लिए तो बहुत सारी बुक मिल जाएगी, ठीक है। मगर कश्मीर की हिस्ट्री बताने के लिए हमारे पास केवल एक ही बुक है, और उस बुक का नाम है राज तरंगिणी। कश्मीर का इतिहास बताने वाली पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। और इसमें कितने वंशों का राज मिलता है हमको? 3 वंश का। कौन कौन से हैं? काकोट वंश, उत्कल वंश, लोहा वंश, ठीक है। और कहाँ तक का इतिहास मिलता है हमको? जय सिंह जी तक का इतिहास हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये राज तरंगिणी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको कि कल्याण के द्वारा लिखित ये जो पुस्तक है इसमें हमें
इतने सारे राजवंशों के बारे में मिलती है। आगे चलूं, नेक्स्ट देखिए, ये रही वो बुक जो ओरिजिनली आपके सामने है, कर्लन की राज तरंगिणी। इट्स ओरिजिनल, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किया गया है M.A. सेन के द्वारा। आपको अभी मैंने एक माता जी का नाम बताया था, जमुआई राय माता का नाम है ना, वो यही फोटो है, यही वो है। ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर, कर्लन्स राज तरंगिणी। और किससे रिलेटेड है ये? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर का इतिहास बताने वाली पुस्तक, बताने वाली। ठीक है, कर्लन राज तरंगिणी। नेक्स्ट है अन्य राजवंश है हमारे सामने, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार नाग का संस्थापक माना जाता है किसको? नाग भट्ट फर्स्ट को। ठीक है, नाग भट्ट फर्स्ट को। इसी गुर्जर प्रतिहार के अंदर एक राजा हुआ था जिसका नाम था महीपाल। एक राजा हुआ था जिसका नाम था महीपाल। उस महीपाल का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है एक, ठीक है। और यशपाल इसका जो है, गुर्जर प्रतिहारों ने किसको हरा दिया था? राष्ट्रकूट के शासक गोविंद थर्ड को हराया था। राष्ट्रकूट मतलब राठौड़, है ना। गोविंद राठौड़ थर्ड को हरा दिया था। गोविंद राठौड़ थर्ड को हराने वाला कौन था? नाग भट्ट फर्स्ट था। यही वो राष्ट्रकूट है, यही वो गुर्जर प्रतिहार हैं जिन्होंने राजस्थान में भी जो है अपने शासन स्थापित किया था। जोधपुर के अंदर एक जगह आती है जिसका नाम आता है मंडोर। मंडोत्री वहीं की थी। मंडोत्री का नाम जानते हो कौन है? सुना तो है, लुगाइयों के नाम सुन ले बस। तो किसकी लुगाई है ये? रावण की लुगाई है। किसकी लुगाई है? रावण की लुगाई है, मंडोत्री। अब वो कहाँ की थी? हमारे यहाँ की थी, तभी तो उसी जगह का नाम क्या है? मंडोर। वहां पे भी ये लोग रहते थे। अगला राजवंश आता है आपके सामने बहुत प्यारी सी जानकारी के साथ, उसका नाम है गहड़वाल राजवंश। गहड़वाल राजवंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव है। ठीक है, और उसका अंतिम शासक कौन है? जयचंद है। नाम सुना है जयचंद का? ठीक है, देखो जयचंद, ये रहा जयचंद। ये क्या लिखता है? माई नेम इज जयचंद आई एम नॉट आ टेररर। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है एक इमेज के साथ। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम तो जानते होंगे आप, कौन है? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। और इसको तो तुम पहचानोगे सपनों में भी हैं। ये वो है जिससे मिलने का कोई संयोग नहीं है, तो उसका नाम क्या हो गया? संयोगी था। या ये बोलो कि जिसको भी कभी दिखाई देती है तो संयोग से दिखाई देती है, इत्तेफाक से दिखाई देगी, इसलिए इसका नाम क्या है? संयोगिता। द क्वीन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ गढ़वाल, क्वीन ऑफ चौहान्स। ये चौहानों की तो रानी है और गढ़वालों की राजकुमारी है, और बहुत ही प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट वाली है ये। ठीक है, चलो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। पहले यहाँ पे आपको समझाते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, एक एरिया है जिसका नाम है कन्नौज। एरिया का नाम क्या है? कन्नौज। कन्नौज आ जाता है ओडिशा वाले और MP वाले कुछ एरिया को मिलाकर बोला जाता है कन्नौज। यहाँ पर एक शासक रूल कर रहा है, उसका नाम है जयचंद गढ़वाल। कौन सा राजवंश रूल कर रहा है? जयचंद गढ़वाल। ठीक है, इसी के कंपैरिजन इसका मौसी का भाई है जिसका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। जयचंद के मौसी का भाई कौन हो गया? हाँ, जयचंद की मौसी का लड़का है, मतलब ये मान लो आप, उसका नाम है पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, और ये जो शासक है ये कहाँ का शासक है? दिल्ली का। अजमेर तो इसका है ही,
दिल्ली इसको इसके नाना ने दे दी थी। नाना इसका भी हो गया और नाना इसका भी हो गया, दोनों का नाना सेम ही तो होगा। तो ये है नाना से नाराज हो गया, कौन? जयचंद जी। अब मौसेरे भाई ये दूर का रिश्ता है, दूर की मौसी लगती भाई। अपने तो अगर मोहल्ले की लड़की की शादी हो गई किसी दूसरे एरिया में, और वो उसके बाद उसके बेटा बेटी कुछ भी हो गया, और वो 4-5 साल बाद अपने बच्चों को लेके गुजरेगी, तो किसी समय में अगर उसकी व्हाट्सएप पे चैटे भी चलेगी तो उसको बोलेगा मामा है तेरा। मोहल्ले के सारे लोग क्या हो जाते हैं? मामे हो जाते हैं। उसी तरह से हमारी भी सारी कौन हो जाती है? मासियां हो जाती हैं। भले हमारे पापा को अच्छा नहीं लगता है यार तो इसको मासी क्यों बोल रहा है। जब हमारे पापा कुंवारे आते होंगे मम्मी के पीर के आसपास, और उस समय हम पापा के साथ जा रहे हो और पापा बोलेगी देख कौन जा रही है? मासी जा रही है। पापा पापा पागल है, मासी क्यों? मम्मी ने बोला मासी है। मेरे मोहल्ले की सारी लड़कियां तेरे पापा की क्या होंगी? सालियां हो गई। और मेरे पापा के, तेरे पापा की सालियां मेरी क्या होंगी? बहनें हो गई। और तेरी क्या होगी? मासी हो गई। तो इसी तरह से इन दोनों के बीच में जो था भाई भाई का रिश्ता था, लेकिन दूर का रिश्ता था, क्योंकि राजवंश ही अलग अलग है। ये कौन सा राजवंश है? गैडवाल। और ये कौन सा वंश है? चौहान। ठीक है। लेकिन इन जयचंद जी के एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है? संयोगिता। और इन दोनों के बीचों में कब प्रेम प्रसंग चला किसी को नहीं पता, क्योंकि संयोगिता ने कभी भी पृथ्वीराज चौहान को देखा नहीं था। संयोगिता जब अपने नाना से मिलने जाती थी दिल्ली में, और वहां पर इस पृथ्वीराज चौहान को देखती थी, इसके किस्से सुनती थी, तब वो इससे इंप्रेस हो गई थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इतनी सारी जानकारी नहीं थी, और जब फाइनली एक बार शुरुआत हो गई थी तो फिर तो कबूतर जा 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 चलने लग गए। बार बार कबूतर आते, बार बार कबूतर जाते हैं। इसी दौरान एक और विदेशी शासक जो है हमारे यहाँ पर आ रहा है, जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी शासक आता है, और इस मोहम्मद गौरी को हरा देता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई को बोलते हैं हम बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध कौन सा वाला? फर्स्ट। तराइन का युद्ध फर्स्ट। और कब होता है ये? 1991 में। कब होता है? 1991 में होता है। हाँ सॉरी 1191 में 1191 में होता है। 1191 में होता है तराइन का पहला युद्ध। ठीक है। और हार कौन जाता है? मोहम्मद गौरी कौन होता है? हार जाता है। ठीक है। अब मोहम्मद गौरी हार जाता है तो ये वापस कहाँ चला जाता है? अपने गजनी चला जाता है। गजनी चला जाता है। लेकिन इसी दौरान इन दोनों का के बीच में कुछ स्टोरी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। बात किसको पता चल गई कि मेरे मौसी के भाई के साथ जाना चाहती है तो रिश्ता। पिताजी ने कहा अगर ऐसा है ना तो मैं तेरा ब्याह करवा दूंगा। पिताजी ने आयोजित करवा दिया क्या? स्वयंवर। ठीक है। और गेट पे फोटो लगवा दी, प्रतिमा लगा दी किसकी? पृथ्वीराज की। और लोगों को यह बताया कि मेरी तुलना में पृथ्वीराज चौहान कहां पर है? मेरा दरबारी है, गेट का है। पिताजी से बेटी आगे चली, ये तो प्यारबंदी हो चुकी है, टीनेज है, इसको तो कुछ समझ में आता। पापा खाना पीना सब छोड़ दूंगी, मेरे को तो वही चाहिए। पापा तेरे को पिज्जा दिला दूंगा। नहीं चाहिए, मेरे को तो वही चाहिए। मौका मिला, संयोगिता ने माला किसको पहना दी भैया? अब कुछ नहीं हो सकता, पत्थर है लेकिन मेरा है। शादी किससे करी इसने? पत्थर से करी है। लेकिन इसी दौरान कौन आ जाते हैं? हमारे पृथ्वीराज चौहान जी आ जाते हैं। वो कहते हैं भैया अब मूर्ति तो मेरी है, पत्थर भले तुम्हारा होगा, और अगर मूर्ति की माला है तो वो माला भी मेरी है। अब माला मेरी है तो पहनाने वाली भी मेरी है। पहनाया किसने? इसको बोला चलती क्या? चलो। ये उसके घोड़े पे बैठी और रवाना। और पीछे कौन पड़ गया भाई साहब? जयचंद जी। जयचंद जी को लगा यार बहुत घोर और बेइज्जती होगी अपनी, तो बेटी हमारे सामने दूसरे आदमी के साथ चली गई, क्या कर सकते हैं, जाएगी। क्योंकि ये भी कौन है? सड़क साहब थोड़ा ना, कोई टेम्पू थोड़ा चलाता ही है, राजा है, राज करेगी भैया। और चौहानों की, और ये कहाँ राज कर रहा है? कन्नौज में। ये राज कहाँ करेगी? दिल्ली। दिल्ली की पटरानी बनेगी ये तो दिल्ली बड़ी है कन्नौज। पापा आप रहो कन्नौज, मैं जा रही हूँ एसी में, तुम रहो कूलर में। तो वहां तो सब ज्यादा सुविधा है, तो ये वहां जाएगी। तो ये वहां चली गई। जयचंद इससे नाराज हो जाता है। अब जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचता है, और उसको पता चल जाता है कि मोहम्मद जो गौरी है वो इस पे वापस अटैक करने की तमन्ना चाहता है, लेकिन उसको यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो जयचंद सूचना भिजवा देता किसके पास? मोहम्मद गौरी के पास, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम किसके ऊपर अटैक करते हो?
पृथ्वीराज चौहान पे। फाइनली मोहम्मद गोरी जो है अपनी पूरी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में दूसरा युद्ध होता है, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध कब होता है? दूसरा 1192। कब होता है? 1192 में होता है। और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान जो है वो पकड़े जाते हैं, हारे तो नहीं जाते हैं, और फाइनली उनके साथ बहुत गलत चीजें की जाती हैं। इसके बाद जयचंद, ये जो तराइन का युद्ध जीत कौन गया? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की नजरें अब किस पर आ गई? कन्नौज पर आ गई। कन्नौज का शासक कौन है? जयचंद। इस पे अटैक करता है। जयचंद बोलता है भैया क्यों? कुछ नहीं बेटा, तेरे पास एक थी जो दे दी, दूसरी है तो दे दे। एक तो कौन? संयोगी था, वो तो किसको दे दी? पृथ्वीराज। मेरे को क्यों नहीं दी? इस बात से वो नाराज हो गया। बहुत सारी बातें थी, कहा कि दूसरी तो नहीं है भाई साहब, इस उम्र में दूसरी कहां से लाऊं? 68 साल की उम्र है मेरी। तो ठीक है भैया, अब तू रवाना हो जा। और कन्नौज पे किसने अधिकार कर लिया? मोहम्मद गोरी ने। और इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, किनके बीच में? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, है ना। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम क्या है? बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1193 94 1193-94 के अंदर इनकी लड़ाई होती है। अब जो प्रश्न इसमें छुपे हुए थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे जवाब दे दो बस। यहाँ फिट होना चाहिए खोपड़ी में। किताबें तो तुम्हारे पास बहुत सारी है, एक से एक महंगी है। ये बताओ गहडवाल वंश का अंतिम शासक कौन है? जयचंद है। जयचंद के समय दिल्ली का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। जयचंद की लड़की का नाम बताओ। संयोगिता का प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह किसके साथ हुआ था? जयचंद ने नाराज होने के बाद ये सूचना किसको भिजवा दी? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो लड़ाई हुई थी इसका नाम क्या है? तराइन का युद्ध। पहला तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में। दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ? 1192। तो है ना, ठीक है। तो बताओ तराइन के कुल कितने युद्ध हुए? 2 हुए। तराइन का मैदान आता कहाँ है? हरियाणा। तराइन का मैदान कहाँ पे आता है? हरियाणा के अंदर आता है, ध्यान रखना है ना। तराइन का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान और तराइन का मैदान दोनों हरियाणा में। पानीपत का मैदान भी हरियाणा में मिलेगा। पानीपत का मैदान, तराइन का मैदान और कुरुक्षेत्र का मैदान, ये तीनों के तीनों हमको हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद आता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका युद्ध का नाम क्या है? चंदावर का युद्ध। ठीक है, 1193-94 के अंदर। ठीक है, आगे चले। ये था हमारा पृथ्वीराज चौहान, है ना। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। ठीक है, वासुदेव कहां के शासक थे? ये सांबर के शासक थे। कहां के शासक थे? ये सांबर के शासक थे। और सांबर से लेकर पुष्पर तक का इनका पूरा एरिया था, वो कहलाता सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य। और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं? नागौर के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर एक शासक हुआ है जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। और इसी को ही किसके नाम से जानते हैं? बीसल देव के नाम से इसको जानते हैं। जिसने कौन सा गांव बसाया? बीसलपुर गांव बसाया। क्या बसाया इसने? बीसलपुर विलेज बसाया। तालाब नहीं बनवाया, गांव बसाया। बीसलपुर गांव इसने बसाया। इसी में एक शासक आता है जिसका नाम आता है अजय राज। अजय राज ने क्या बसाया? अजमेर बसाया। इसी में एक शासक आता है जिसका नाम आता है अनोराज। अनोराज ने क्या बसाया? आना सागर झील बनाई। आना सागर झील जो है के सागर, ठीक है, बांडी नदी के पानी को रोक के बनाई गई। और ये जो सामने आपको दिख रहे हैं उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को क्या बोला जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट नहीं, राजा भारत का। ठीक है, अंतिम हिंदू राजा। जो कहां बैठा? दिल्ली की गद्दी पे बैठा। उसके बाद कोई दिल्ली की गद्दी पे हिंदू राजा नहीं बैठा। उसके बाद तो कौन आ गए? विदेशी ताकतें आ गई, है ना। गुलाम वंश आ जाएगा, उसके बाद फिर खिलजी वंश आ जाएगा, उसके बाद सैयद वंश आ जाएगा, उसके बाद तुगलक वंश आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में कौन आ जाएगा? आपके लोधी वंश। और लोधी से सीधे आ जाएंगे हम बाबर। अब एक एक राजवंश के बारे में थोड़ी और डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे। देखिए
कुछ और राजवंश है, जैसे परमार राजवंश। परमार का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। ये आपके सामने दिख रहे हैं उपेंद्र राज जी, ये हैं, ठीक है, उपेंद्र राज, परमार वंश ये उपेंद्र राज। नेक्स्ट है चंदेल वंश, ठीक है, चंदेल वंश। जानते हो चंदेलों के बारे में? चंदेल वंश, चंदेल वंश, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? ननुक, ठीक है। और स्थापना कब करी इसने? 1831 एडी में उसने स्थापना करी है। और अंतिम शासक कौन है? ये अंतिम शासक किसका नाम आ रहा है? परमर्दी देव, परमर्दी देव। और ये जो आपके सामने ये क्या है? खजुराहो है। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं, ये जैन मंदिर है, खजुराहो के मंदिर नहीं है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया? हाँ, जैन मंदिरों का। कंस्ट्रक्ट जैनिज्म टेम्पल इन दी खजुराहो, कंस्ट्रक्ट जैनिज्म टेम्पल इन खजुराहो, निर्माण करवाया चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने। खजुराहो एमपी में आता है, खजुराहो जो है एमपी में आता है, वो इनकी राजधानी थी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको यहां से सारा? नेक्स्ट आ रहे हैं अब हमारे सामने, अब हमारे सामने आ जाएंगे विदेशी वंश। कौन कौन से विदेशी वंश भारत में राज करते थे, ठीक है। देखो अभी गौरी आया था, है ना, इससे पहले गौरी का वंश था ना, चौहान वाली डायनेस्टी में ना। देखो यहां से समझो, हमारे पास आया था, उसका नाम था मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ दो लोग साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ दो लोग साथ आए थे। एक का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है इनका? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और दूसरे का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये दोनों के दोनों लोग जो हैं मोहम्मद गौरी के साथ कहां पर आए थे? भारत आए थे। इसमें पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के काल में। इसके साथ में आए थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर आए थे। हाँ हाँ, इन्हीं की है वो। इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, अगर आप किसी को लीक नहीं करें। वो क्या है कि ये यहाँ पर बकरियां चराने का काम करते थे, और बकरियां चलाने के काम करने के साथ साथ जो जो इन्फॉर्मेशन इनको चौहान डायनेस्टी के बारे में मिलती थी, उसकी सूचना ये किसको पहुंचाते थे? मोहम्मद गौरी को, इनडायरेक्टली। मतलब पृथ्वीराज चौहान की प्लानिंग जो होती थी, वो कहाँ से कहाँ आ रहा है जा रहा है, उसके बारे में सूचनाएं इनको पहुंचाते थे, लेकिन किसी को बताना नहीं, कॉन्फिडेंशियल है, लड़ाई हो जाएंगी। जानते हो ना इन लोगों को? हाँ, तभी तो कह रहा हूं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और तो ये तो बात तुम लोगों के लिए ना भाई, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन ये है, उपदेशों के थ्रू जो है इधर उधर आगे वो पहुंच जाती थी, ठीक है। खैर हमको इस बातों में नहीं पढ़ना है, हमको तो बस इतना सा याद रखना है कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। कौन कौन आए भाई? एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए। मोहम्मद गौरी का एक सेनापति है, वैसे तो उसके दो सेनापति हैं, ठीक है, दो सेनापति हैं, कमांडर हैं सेनापति। एक का नाम है याल्दोज, एक सेनापति का नाम क्या है? याल्दोज। और दूसरे सेनापति का नाम है कुतुबुद्दीन
ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोनों के दोनों कमांडर हैं मोहम्मद गौरी के। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो मोहम्मद गौरी का जितना भी एम्पायर है जो कि अफगानिस्तान वाले एरिया के अंदर है, उसको संभालता कौन है? याल्दोस। और फ्री कौन हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगला अटैक भारत पे कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। अगला अटैक कौन करेगा भारत में? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे मुस्लिम शासक आए, जितने भी आए, वो सभी यहाँ पर आते हैं, लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद गौरी का ऑब्जेक्ट भी भारत में क्या करना था? लूटपाट करना था। क्योंकि इन सभी विदेशी आक्रमणकारियों को लूटपाट करने का शौक इसलिए पैदा हो गया क्योंकि एक शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी। उस महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया और भारत से इतना ज्यादा खजाना लूट के ले गया जिसका कोई हम एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं लगा सकते। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में उसने 17वां आक्रमण किया था। ठीक है, और उस आक्रमण में इसने 800 किलो चांदी, 800 किलो चांदी लूट के लेके गया। ये तो चांदी बोली मैंने, सोना तो बोल ही नहीं रहा हूं आपको। इतना धन लूट के गया है वो। उस सोमनाथ के मंदिर को 3 बार से भी ज्यादा बार लूटा गया है और वापस बनाया गया है। आपको पता है कि सोमनाथ का मंदिर बना कैसे है? किसने बनाया? सोमनाथ का मंदिर चंद्र देवता ने बनाया है। चंद्र देवता को एक शाप था कि वो एक समय पूरा काला पड़ जाएगा, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अब इस श्राप से बचने के लिए उन्होंने पूजा करी शिव की। शिव प्रकट हो गए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि भाई तू एक साथ काला नहीं पड़ेगा, धीरे 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 क्या होगा? काला पड़ेगा, और धीरे 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 क्या होगा? सफेद हो जाएगा। वही तो चल रहा है। चंद्रमा क्या होता है? धीरे 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 काला हो जाता है और धीरे धीरे सफेद होता है। एक्चुअल में होता नहीं, रोशनी कम होती जाती है, साइंस तो कुछ और कहती है। और जब ये आशीर्वाद उनको मिल गया, उसके बाद चंद्र देवता ने सोमनाथ का जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग के चारों ओर एक मंदिर बनाया और उस मंदिर के ऊपर सोना, जो गोल्ड है, उसको चढ़वाया। इतना सोना है। अब हाल ही में ये बताओ, सोमनाथ के जैसा ही सोने का कवर किस और मंदिर पे चढ़ रहा है? राम मंदिर पे चढ़ रहा है। लूटने की सोचना भी मत, पता चले लाइन में लगे हो, कुचर के जेब में डाल लो ना, ऐसा नहीं करना। ऐसा तो तुम सोमनाथ पे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नीचे पता है उनको भारतीय लोग कैसे हैं, इसलिए उन्होंने सोना ऊपर वाले शिखरों पे लगा रखा है। ठीक है चलो, तो अगला हम जो राजवंश अब पढ़ेंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? वापस कुतुबुद्दीन ऐबक से पढ़ेंगे। भारत के विदेशी राजवंश, है ना, हेडिंग ले लेना, भारत के विदेशी राजवंश, भारत के विदेशी राजवंश। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मैं देने जा रहा हूं। ठीक है।